बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, आज की स्टोरी जिन्होंने हमारे साथ शेयर की है, इन्होंने अपना नाम मेंशन करने से मना किया है। तो चलिए सुनते हैं आज की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। ये जो स्टोरी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये सब कुछ मेरे साथ रियल में हो चुका है और मेरी आंखों देखा हाल है। मेरे साथ तो कुछ बुरा नहीं हुआ था, लेकिन मेरे साथ जो मेरा कज़न था और मेरा छोटा भाई, ये इनके साथ हुआ था। लेकिन ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ था। हुआ कुछ यूँ था कि मैं, मेरा छोटा भाई और मेरा कज़न, हम लोग अपने गांव की तरफ जा रहे थे अपनी कार पर। वो सफ़र तकरीबन 500 से 600 किलोमीटर का था। हमें सिंध से पंजाब के एक गांव की तरफ जाना था, जो कि हमारा आबाई गांव था, और हमारा अचानक ही वहाँ जाने का प्लान बना था। हमें गवर्नमेंट की तरफ से 6-7 छुट्टियाँ हुई थी, जिसकी वजह से तमाम वहाँ के ऑफिसेज, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह क्लोज़ हो चुकी थी। चूँकि मैं यूनिवर्सिटी जाता था तो मुझे भी ऑफ हो चुका था, और मेरे छोटे भाई को भी, वो स्कूल पढ़ता था, और हम तीनों ही हॉस्टल में रहा करते थे। और मेरा कज़न वो ऑफिस जॉब करता था, इसलिए हम तीनों एक ही हॉस्टल में रहा करते थे और रेंट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो यूँ छुट्टियाँ होते ही मेरे कज़न और मैंने प्लान बनाया, क्यों ना अपने घर जाया जाए और इन 6-7 छुट्टियों को वहाँ पर गुजारा जाए। तो ये प्लान बनते ही मेरा छोटा भाई भी फ़ौरन एक्साइटेड हो गया और कहने लगा, हाँ, हमें घर जाना चाहिए। 6 से 7 दिन पुरसुकून होकर घर में गुजारेंगे। लिहाजा हम 3 लड़के थे और हमारी तैयारी में कोई इतनी ख़ास देर ना लगी। हमने 1 से 2 घंटे के अंदर अपना सारा ज़रूरत का सामान पैक किया। वो कज़न की गाड़ी थी जो कि इसको इसके फादर ने दी थी। वो ऑफिस वगैरह जाने के लिए इसके काम में आया करती थी, और वो कोई न्यू गाड़ी ना थी, काफ़ी पुराने मॉडल की गाड़ी थी, लेकिन इससे अच्छा खासा हमारा गुजारा चल रहा था इधर उधर जाने का। लिहाजा मेरा कज़न गाड़ी धुलवा कर आया और हमने जल्दी से अपना सारा सामान गाड़ी के अंदर रखा। खाने पीने का कुछ सामान लिया, क्योंकि वो रात का सफ़र होने वाला था और इस टाइम तकरीबन 4 बज चुके थे। हमें हमारे घर तक पहुंचने में तकरीबन रात हो जानी थी, और वो तकरीबन सारा ही रात का सफ़र था और हम काफ़ी पुरजोश भी थे। इस सफ़र को एंजॉय करने के लिए रेडी थे। हमने खाने पीने का सामान भी साथ रख लिया था और एक गर्म कंबल भी गाड़ी में रख लिया था, क्योंकि वो सर्दियों के दिन थे। हालांकि गाड़ी में हीटर भी मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद सर्दी इतनी थी कि कंबल गाड़ी में होने की वजह से थोड़ा सा सुकून मिल रहा था। और मेरा छोटा भाई पीछे अकेला बैठा हुआ था और मैं आगे फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था। और हम कराची से निकल चुके थे, मेन हाईवे पे आ चुके थे। हम सफ़र को काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। मेरा छोटा भाई पीछे मोबाइल पर गेम्स खेल रहा था कंबल के अंदर बैठकर, और खाने पीने का सामान भी साथ पड़ा हुआ था, और वो इस सफ़र को काफ़ी एंजॉय कर रहा था। मैं भी काफ़ी एंजॉय कर रहा था। मैं मोबाइल पर मूवीज़ देख रहा था, लेकिन मेरा कज़न जो कि ड्राइविंग कर रहा था, इसको कुछ ख़ास मज़ा नहीं आ रहा था। इसलिए इसने कहा कि आधे रास्ते मैं गाड़ी चलाऊँगा और आधे रास्ते तुम गाड़ी चला लेना, कि जिसकी वजह से मैं भी थोड़ा रिलैक्स कर सकूंगा और इस जर्नी को थोड़ा एंजॉय कर सकूंगा। मैंने हामी भर ली, मुझे भी गाड़ी चलाना आती थी। तो हम अब हाईवे से उतरकर पंजाब के अंदर एंटर हो चुके थे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा आबाई घर गांव में है, और वहाँ का रास्ता काफ़ी सुनसान खौफनाक टाइप है, और रात के इस पहर तो वहाँ पर आमद रफ्त भी नहीं होती। और हम 3 लड़के थे। एंजॉयमेंट में हम रात को निकल आए थे। हमें कोई टेंशन नहीं थी कि हम इस सुनसान रास्ते पर कितने बजे पहुंचेंगे, या आगे कोई होगा भी या नहीं होगा।
वो रास्ता कितना वीरान होगा। और अब गाड़ी चलाने की बारी मेरी थी। मेरा कज़न पीछे जाकर बैठ गया। फ्रंट पर भी नहीं बैठा, बल्कि पीछे जाकर कंबल में मेरे छोटे भाई के साथ बैठ गया और खाने पीने लगे। वो लोग साथ मूवी एंजॉय करने लगे। अब मैं गाड़ी चला रहा था, लेकिन मैं गाड़ी चलाने को भी एंजॉय कर रहा था। वो सफ़र मुझे काफ़ी मज़ा दे रहा था और मैं काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। वो सड़क पर एक भी ट्रैफिक लाइट मौजूद ना थी और तकरीबन 100 से 150 किलोमीटर का रास्ता था। और अभी तक हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट की ड्राइव में किसी गाड़ी या किसी बाइक, साइकिल वगैरह ने ओवरटेक नहीं किया था। हम इस पूरी सड़क पर बिल्कुल अकेले थे और सर्दी में काफ़ी शिद्दत थी, लेकिन गाड़ी के अंदर कुछ इतना फील नहीं हो रहा था। सड़क की दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त थे और सड़क कच्ची थी, लेकिन बिल्कुल साफ थी। गाड़ी की स्पीड कम अज़ कम 60 किलोमीटर पर आवर थी। अभी हम इसी रोड पर जब अपनी जर्नी को कैरी ऑन कर रहे थे कि अचानक से किसी चीज़ के ब्लास्ट होने की आवाज़ आई और गाड़ी इधर उधर लचक खाने लगी। मैंने बहुत मुश्किल से गाड़ी पर कंट्रोल किया और मेरा भाई भी बैक सीट से नीचे गिर गया। मेरे कज़न ने इसको पकड़ा। मैंने गाड़ी की एक साइड पर जाकर सड़क पर ब्रेक लगा दी। मेरा दिल बिल्कुल काम करना छोड़ गया था। हमारी जान बहुत मुश्किल से बची थी, क्योंकि गाड़ी 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में थी और गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल से गाड़ी पर कंट्रोल किया। मेरा कज़न और मैं एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे थे और बिल्कुल हैरान हो चुके थे कि हमारे साथ अभी क्या हुआ है। लिहाजा मैं गाड़ी के अंदर ही ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। मेरे कज़न ने बोला कि तुम यहीं बैठो, मैं नीचे उतरकर देखता हूँ कि क्या मसला हुआ है। लिहाजा मेरा कज़न नीचे उतरा तो इसने देखा कि गाड़ी की बैक साइड का राइट व्हील पंक्चर हो चुका है और पंक्चर काफ़ी बड़ा था, जिसकी वजह से टायर में ब्लास्ट हुआ था। इसने बाकी भी गाड़ी की सारी इंस्पेक्शन की कि कहीं कुछ और फॉल्ट तो नहीं हो गया गाड़ी में, लेकिन गाड़ी का सिर्फ टायर ही ब्लास्ट हुआ था। मैं ड्राइविंग सीट पर ही बैठा रहा और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा कि आज इसने हमारी जान बचा ली। मेरे कज़न ने मुझे कहा कि हाँ, तुम दोनों अंदर ही बैठो, मैं पीछे से स्टेपनी लेकर गाड़ी का टायर चेंज करता हूँ, क्योंकि पीछे स्पेयर टायर पड़ा हुआ था और इसको चेंज करना भी आता था। लिहाजा मेरा छोटा भाई भी गाड़ी से बाहर निकल गया और कहने लगा कि मुझे तो काफ़ी बोरियत महसूस हो रही है, मैं भी बाहर जाकर देखूंगा कि वो कैसे गाड़ी के टायर को चेंज करते हैं। लिहाजा मैं अपनी ड्राइविंग सीट पर ही बैठा रहा, क्योंकि बाहर काफ़ी सर्दी थी और मेरा बाहर जाने का ज़रा भी मूड ना था। मैं अंदर ही बैठकर चिप्स वगैरह खाने लगा और साथ बोतल पीने लगा और वेट करने लगा कि कब मेरा कज़न टायर चेंज करके अंदर आता है। और मेरा भाई भी इसके साथ बाहर ही खड़ा था। इन दोनों को बाहर गए हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे। अब मैंने साइड मिरर को नीचे करके इनको आवाज़ दी कि यार, और कितना टाइम रह गया है? 10 मिनट हो चुके हैं। तो आगे से कोई जवाब ना आया, तो मैंने इनको फिर से आवाज़ दी कि मैं कह रहा हूँ कि काम कितना रह गया है, क्या टायर चेंज हो गया है? तो आगे से दोबारा कोई जवाब ना आया, बस एक छोटी सी आवाज़ आई, हम। मैंने कहा यार, इसका क्या मतलब है? क्या तुम मुझे तंग कर रहे हो? तो फिर मैंने अपने छोटे भाई का नाम लेकर इससे पूछा कि तुम बताओ यार, ये तो ड्रामे कर रहा है, टायर चेंज हुआ कि नहीं? तो अब मेरे छोटे भाई की आवाज़ में कोई बोला कि हाँ, बस थोड़ा सा रह गया है। और वो जिस अंदाज में बोला था, वो अंदाज तो मेरे भाई का ही था, लेकिन वो मेरा भाई नहीं था। लिहाजा मैंने अपने मोबाइल को पॉकेट में रखा और गाड़ी से नीचे उतरा। तो ऐसे महसूस हुआ कि पीछे गाड़ी के टायर के पास कोई बैठा हुआ है और गाड़ी का टायर चेंज कर रहा है, क्योंकि औजार को चलाने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन मेरा भाई वहाँ मौजूद ना था और वो बंदा जो भी था वो गाड़ी के टायर के पास बैठा हुआ था। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि मेरा छोटा भाई भी साथ ही बैठा देख रहा हो। लिहाजा जब मैं गाड़ी के पीछे गया तो देखता क्या हूँ कि वहाँ पर औजार भी पड़े हुए हैं और स्पेयर टायर भी पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पर मेरे छोटे भाई और कज़न का कोई दूर दूर तक नामो निशान ना था। मुझे ये देखकर काफ़ी गुस्सा आया।
मैंने कहा कि एक तो पहले ही हम किस टेंशन में खड़े हुए हैं और ऊपर से इन दोनों को मजाक करने की सूझ रही है। तो मैं ज़ोर से इन दोनों पर चलाने लगा कि अगर ये कोई मजाक है तो तुम जल्दी से बाहर निकलो, क्योंकि दोनों तरफ सड़क के दरख्त ही दरख्त थे और घना जंगल था। तो मैंने सोचा कि इसके अंदर छुपे होंगे। इनको गुस्से से कहने लगा कि अगर तुम बाहर ना निकले तो मैं गाड़ी और तुम दोनों को यहीं छोड़कर पैदल यहाँ से सफ़र करना शुरू कर दूँगा, और फिर तुम जितना मर्जी इंसिस्ट करोगे मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। इसके बावजूद आगे से कोई जवाब ना आया। अब मुझे थोड़ा खौफ और डर महसूस होने लगा, क्योंकि वो सड़क पर बिल्कुल मैं अकेला था और इन दोनों का कोई नामो निशान ना था। इतनी देर में जंगल के अंदर से ऐसी आवाज़ आई कि जैसे कोई दरख्तों को हिलाता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। तो मैं समझ गया कि ये इन दोनों का ही काम है। तो मैं भी इसी आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा, और जैसे जैसे मैं इस आवाज़ की तरफ बढ़ रहा था वो आवाज़ पहले से मेरी करीब आती जा रही थी। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद वो आवाज़ मेरे से दूर जाती जा रही थी। वो जंगल काफ़ी घना था और काफ़ी ऊंचे ऊंचे दरख्त थे, और मेरे पास सिर्फ अपने मोबाइल की टॉर्च थी जो कि काफ़ी मध्यम और धीमी थी, और इसकी लाइट में कोई इतना ख़ास पता नहीं चल रहा था कि मैं किस सिमत में जा रहा हूँ। अब मुझे जंगल के अंदर से काफ़ी भयानक किस्म की आवाज़ें आने लगी थीं। वो किसी जानवर की आवाज़ें तो हरगिज़ ना थी, वो कोई बहुत ही अजीब तरीके की आवाज़ें थीं कि मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकता। मैं आराम आराम से इसी आवाज़ के पीछे बढ़ने लगा, और अब मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्दी लगने लगी थी। बाहर पहले भी ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब तो और ज़्यादा लगने लगी थी, और मैं साथ साथ इन दोनों के नाम को बुला रहा था कि यार तुम दोनों किधर हो, कहाँ चले गए हो? अगर ये किसी किस्म का मजाक है तो प्लीज़ इसको अभी रोक दो, वरना मैं तुम दोनों का वो हाल करूँगा कि तुमने सोचा भी ना होगा। इतने में मुझे मेरे छोटे भाई की चीखने की आवाज़ें आने लगी। तो मैंने कहा यार बहुत ही बेहुदा किस्म का मजाक है, और मैं अपने कज़न को कहने लगा कि अगर तुम ये इससे सब कुछ करवा रहे हो तो इसको तो मैं सही कर ही लूँगा, लेकिन ये बात सोच लो कि आइंदा के बाद मैं तुम्हें कभी मुंह नहीं लगाऊंगा। इसके बावजूद मेरा छोटा भाई इसी तरह मुसलसल चलाता रहा, और वो आवाज़ काफ़ी दूर से आ रही थी। लिहाजा मैं आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा, और अब मैं भी थोड़ा सा परेशान हो चुका था। मुझे नहीं लग रहा था कि ये कोई मजाक कर रहे हैं, क्योंकि अगर मजाक कर रहे होते तो अभी तक ये बाज आ चुके होते, और मेरे कज़न का भी कहीं कोई नामो निशान ना था। बस मुझे मेरे छोटे भाई की ही आवाज़ आ रही थी। मैं इसी आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। तो जैसे ही मैं जंगल में आगे बढ़ने लगा तो मैंने देखा कि कोई बंदा नीचे गिरा पड़ा है ज़मीन पर, और कोई लंबी सी चीज़ इसके ऊपर खड़ी है, और मेरी टॉर्च की लाइट वहाँ पड़ते ही वो चीज़ फ़ौरन से गायब हो गई। लेकिन वो जो नीचे गिरा हुआ था वो अभी भी वहीं पर मौजूद था। तो मैं जल्दी से भागकर इसकी तरफ बढ़ने लगा, तो देखता क्या हूँ कि वो मेरा छोटा भाई था। इसको मैंने उठाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो बेहोश हुआ था। लिहाजा मैंने इसको अपने कंधों पर उठाया और इस जंगल से भागता हुआ बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। मैं गाड़ी की तरफ जा रहा था, मेरी आंखों में आंसू भी निकल रहे थे कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, और मेरा कज़न कहाँ है? इसका भी कोई नामो निशान ना था अभी तक। मैं अभी भी जंगल से बाहर की तरफ भाग रहा था कि मेरा पाँव किसी चीज़ से टकराया और मैं वहीं गिर पड़ा, और साथ में मेरा भाई भी धड़ाम से नीचे जा गिरा, और इसके सर पर काफ़ी ज़्यादा चोट लगी और मेरे बाजू पर। लिहाजा मैंने इसको दोबारा से अपने कंधों पर उठाया और लड़खड़ाती हुई टांग के साथ बाहर जाने लगा गाड़ी की तरफ। गिरने की वजह से मेरे मोबाइल की स्क्रीन टूट चुकी थी, लेकिन इसकी टॉर्च अभी तक चल रही थी। तो इसी मध्यम रोशनी के सहारे मैं आहिस्ता आहिस्ता जंगल से बाहर की तरफ आ रहा था, और दिल ही दिल में ये दुआ कर रहा था कि या अल्लाह मुझे और मेरे कज़न को, मेरे भाई को बस आज बचा ले। मैं आइंदा के बाद कभी इस रास्ते से रात को नहीं गुजरूंगा, और ये क्या चीज़ हमारे पीछे है, या अल्लाह तू ही सिर्फ हमें बचा सकता है। और मैं ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। मैं नहीं जानता था कि जिस चीज़ से हमारा वास्ता पड़ा है वो क्या चीज़ है,
और दरअसल वो क्या मखलूक है, मैं बस ये जानता था कि वो जो भी चीज़ है वो हम तीनों को मारना चाहती है, जिसमें से मेरे कज़न का तो अभी तक कोई अता पता ना था और बचे हम सिर्फ दोनों। लेकिन जब मैं गाड़ी के पास गया तो क्या देखता हूँ कि मेरा कज़न बिल्कुल ज़ख्मी हालत में गाड़ी के पास गिरा हुआ था और ज़ोर ज़ोर से कराह रहा था कि इसके मुंह पर काफ़ी ज़्यादा निशानात भी थे और इसके बालों को भी नोचा गया था। इसके पूरे जिस्म पर ज़ख्म ही ज़ख्म थे। लिहाजा मैंने जल्दी से इसको गाड़ी के अंदर उठाकर रखा और गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और अपने भाई को भी अपने साथ फ्रंट सीट पर बिठा लिया और बिस्मिल्लाह पढ़कर इसी फटे हुए टायर के साथ गाड़ी को चलाना शुरू किया। गाड़ी चलने के काबिल तो ना थी, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल हल्की हल्की स्पीड में चलाना शुरू किया, क्योंकि ना चलने से तो बेहतर था कि हम इसी हालत में गाड़ी को चलाएं। मेरा कज़न इसी हालत में कराही जा रहा था और कह रहा था कि वो चीज़ मुझे मार देगी, वो चीज़ मुझे मार देगी। और मेरे छोटे भाई को भी अभी तक होश ना आया था। बस मैं ही था जो इस पूरी गाड़ी में अकेला होश में था और गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता चलाया जा रहा था। गाड़ी में 10 से 15 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड मेंटेन नहीं हो रही थी और गाड़ी कभी इस तरफ चली जाती तो कभी उस तरफ, क्योंकि इसका टायर अब बिल्कुल ख़राब हो चुका था कि इतनी देर में मुझे नज़र आया कि हमारी राइट साइड में जंगल में कोई लंबी सी चीज़ खड़ी हुई है और अपने हाथों से दरख्तों को इधर उधर करके आगे की तरफ बढ़ रही है। ये नज़ारा देखते ही मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया और दिल ही दिल में अल्लाह को याद करने लगा और ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी का विर्द करने लगा। गाड़ी के एक्सीलेटर पर ज़ोर का पाँव दिया, स्टीयरिंग को बिल्कुल कस के पकड़ लिया ताकि गाड़ी इधर उधर ना हो। अब गाड़ी का टायर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और पीछे से रिम के नीचे लगने की आवाज़ आने लगी थी, जैसे सड़क पर कोई लोहे की चीज़ डगड़ी जाती है। लेकिन मैंने गाड़ी को चलाना बंद ना किया और गाड़ी चलाता रहा। अब वो चीज़ वहाँ से गायब हो चुकी थी, लेकिन कब सामने आ जाए किसको क्या पता। लेकिन मैंने आयतल कुर्सी का विर्द करना ना छोड़ा और अल्लाह का नाम लेता रहा कि इतनी देर में मुझे नज़र आया कि सड़क के सामने से एक गाड़ी आ रही थी। तो मैंने जल्दी से अपनी गाड़ी रोकी और इस गाड़ी के सामने जाकर खड़ा हो गया और वो गाड़ी इतनी स्पीड में भी ना थी और काफ़ी दूर से आ रही थी और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर हाथ हिलाने लगा कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। तो गाड़ी वाला जो भी था इसने गाड़ी रोक दी और मैं जल्दी से भागकर गाड़ी की तरफ गया तो गाड़ी के अंदर 2 मर्द मौजूद थे जो कि तकरीबन 35 से 40 साल के गिर्द होंगे और वो हमारे गांव के ही लोग थे और वो हमें पहचानते भी थे। वो हमारी ये हालत देखकर फ़ौरन कहने लगे कि तुम लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो और तुम लोग तो कराची थे। तो मैंने इन्हें सारा माजरा बताया कि हमें छुट्टियाँ हुई थी जिसकी वजह से हम यहाँ पर आ रहे थे। जो सब कुछ मेरे साथ अभी हुआ था तो इन्होंने जल्दी से मेरे कज़न को और मेरे भाई को उठाकर गाड़ी में रखा और मुझे भी गाड़ी में साथ बिठाया और वापस गांव की तरफ जाने लगे। वापस गांव की तरफ जाते हुए इन्होंने कहा कि तुम लोगों को आज तक ये भी पता ना चल सका और काफ़ी अरसे से इस गांव में रह रहे हो और अब तो माशाल्लाह से बड़े भी हो चुके हो। तुम लोगों को ये नहीं पता कि ये गांव आसेब ज़दा है और रात के इस पहर लोग यहाँ पर मजबूरी में ही सफ़र करते हैं और अगर सफ़र करे भी सही तो गाड़ी को बहुत एहतियात से चलाते हैं। अगर इनको कुछ नज़र आए भी तो इनको गाड़ी नहीं रोकना होती। हमें भी कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से हम अर्जेंटली शहर जा रहे थे लाहौर की तरफ। इसके बाद तुम्हारी ये हालत देखकर जो तुम लोगों के साथ ये सब कुछ हुआ, अब हम आगे लाहौर तो नहीं जा सकते थे। हमारा सबसे पहला काम ये था कि तुम लोगों को गांव पहुंचाएं। लिहाजा हम घंटे से 1.5 घंटे के अंदर गांव पहुंच गए और गांव के अंदर पहुंचते ही इन लोगों ने हमें हमारे घर पहुंचाया और सारा मामला इनके साथ बयान किया। मैं भी अब कुछ बताने की हालत में नहीं था और जल्दी से जाकर बिस्तर के अंदर घुस गया। मुझे काफ़ी शदीद बुखार हो चुका था, लिहाजा मेरा कज़न अभी भी यही चलाए जा रहा था कि वो मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो। और मेरे छोटे भाई को भी अब होश आ चुका था। मेरा छोटा भाई बिल्कुल ठीक था
बस कह रहा था कि हमें कोई चीज़ उठाकर जंगल की तरफ ले गई थी। इसके बाद इसको कोई होश ना था कि इसके साथ क्या हुआ। इसको एक खरोश तक ना आई थी, वो बिल्कुल सही सलामत था। वो कह रहा था कि मैं इस चीज़ को इतने ध्यान से देख नहीं पाया था, बस जो भी चीज़ हमें उठाकर ले गई थी जंगल की तरफ वो काफ़ी बड़ी चीज़। इसकी आवाज़ बहुत ख़तरनाक थी। मुझे नहीं पता कब मैं बेहोश हो गया और कब मैं यहाँ घर पहुँच गया। इसकी हालत अब काफ़ी ठीक थी, लेकिन मुझे काफ़ी तेज़ बुखार था और जो मेरा कज़न था वो तो संभल ही नहीं रहा था, बस यही चिल्लाए जा रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो चीज़ मुझे मार डालेगी। इसी तरह 1 हफ्ता, 2 हफ्ते और 3 हफ्ते गुजर गए और मेरे इस कज़न की हालत में कोई बेहतरी ना आई। दिन ब दिन इसकी हालत मज़ीद ख़राब होती गई। मैं और मेरा छोटा भाई भी अपनी स्टडीज़ के लिए कराची वापस ना गए, क्योंकि हमारे कज़न की हालत बहुत ख़राब थी और हमारा इस हालत में वहाँ जाने का ज़रा भी दिल नहीं कर रहा था। अचानक से 1 से 1.5 हफ्ते के बाद मेरे कज़न की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि वो इस दुनिया से इंतकाल कर गया। बताया जाता है कि वो जो भी चीज़ थी, इसका इस पर ऐसा असर हुआ था कि जिसकी वजह से वो चीज़ इस पर इतनी ज़्यादा हावी हो गई थी कि इस चीज़ को बर्दाश्त ना कर पाया और इसकी वजह से वो इस दुनिया से चल बसा। ये मेरी ज़िंदगी का वो वाहिद हादसा है कि जिसकी वजह से मैं आज भी अगर इस वाक़ये को सोचूं तो दुखी हो जाता हूं और बेसाख्ता रोने लगता हूं, क्योंकि वो मेरा कज़न मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारा था और इस एक हादसे ने हम सारों की ज़िंदगी बदल के रख दी थी। और मैं इसके बाद कभी कराची वापस ना गया और पढ़ाई को वहीं ख़त्म कर दिया। लेकिन मेरा छोटा भाई अभी भी स्टडीज़ कर रहा है लाहौर जाकर। लेकिन वो मेरी ज़िंदगी का वो ऐसा हादसा था कि मैं अगर जिसको बुलाना चाहूँ भी तो नहीं बुला सकता। अभी भी हम इस जंगल की तरफ से गुजरते तो हैं, लेकिन 5 बजे के बाद हम इस जंगल की तरफ कभी रुख नहीं करते और ना ही कभी ज़िंदगी में इस जंगल की तरफ रात को जाना चाहता हूँ। मैं बस यही दुआ करता हूँ कि जो मेरे कज़न के साथ हुआ अल्लाह किसी के साथ और ना करे। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और नीचे लाइक के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप या आपके जानने वालों के साथ भी कोई ऐसे खौफनाक और नाकाबिले फरामोश वाक़यात रूनुमा हुए हैं और आप इसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरे व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल एड्रेस पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और खौफनाक स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।